हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए क्वेश्चन किया है, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन। ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये इसका आंसर है। ठीक, और यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन किया हुआ है, लोकेट रूट थ्री, और ये इसका आंसर है। ठीक, मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा एक बार अच्छे से। ये इसका आंसर है, लोकेट रूट थ्री का। ये जो क्वेश्चन किया है ये लोकेट रूट फाइव है और ये उसका प्रॉपर आंसर है। बट हम आज वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको करते हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से लोकेट करना सिखाऊंगा इरेशनल नंबर्स को, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी वो क्या है कि आपको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पता है तो काफ़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ नंबर्स लिखूँगा। ठीक है, मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ वन। स्क्वायर रूट ऑफ वन कितना होता है? वन। स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होता है? टू। स्क्वायर रूट ऑफ नाइन कितना होता है? थ्री। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? फोर। अब इससे फ़ायदा क्या है, जैसे देखिए एक नंबर स्क्वायर रूट ऑफ टू है, तो आप ये तो मानते हैं ना कि जो स्क्वायर रूट ऑफ वन है, स्क्वायर रूट ऑफ टू है, ये स्क्वायर रूट ऑफ वन और स्क्वायर रूट ऑफ फोर के बीच में है। तो स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ वन और स्क्वायर रूट ऑफ फोर के बीच में है। इसका आंसर कितना आता है? वन। इसका आंसर कितना आता है? टू। तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ टू है वो नंबर लाइन पे वन और टू के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ फाइव है वो किन दोनों के बीच में है? स्क्वायर रूट ऑफ फोर और स्क्वायर रूट ऑफ नाइन के बीच में है। स्क्वायर रूट ऑफ फोर के बाद आएगा स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स, स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, स्क्वायर रूट ऑफ एट। ये जितने भी नंबर हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ फोर और स्क्वायर रूट ऑफ नाइन के बीच में है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो टू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री आएगा। तो ये समझ में आया कि इन सब के आंसर टू और थ्री के बीच में आएंगे। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 11 किन के बीच में आएगा। तो आप ये देखेंगे कि इसके इधर एक नंबर रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन और इधर एक नंबर रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ये इसका आंसर कितना होता है? थ्री। इसका आंसर कितना होता है? फोर। तो हमें ये आइडिया लग पा रहा है कि कौन सा स्क्वायर रूट किन दो नंबर्स के बीच में होगा। तो क्या ये आपको समझ में आया? इससे हमें आगे चल के हेल्प मिलेगी। चलिए ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा जहाँ पे, वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। आपको नहीं आती है अच्छे से, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ ना, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसमें इसे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ये वाला पार्ट 90 डिग्री है। इसके ठीक सामने वाली साइड, 90 डिग्री वाले एंगल के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसे हम अभी बोल देंगे परपेंडिकुलर और इसे हम बोल देंगे बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सॉल्व करने जाएंगे फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है, लोकेट रूट टू नंबर लाइन पे। तो स्टेप वन देखिए क्या है? ड्रॉ नंबर लाइन। तो सबसे पहले मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मार्क कर दूँगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे जीरो है, वन, टू,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो अब आप देखिएगा एक चीज़, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस ले लिए हैं। तो मैंने ना यहाँ पे माना 0, तो नंबर लाइन पे ये क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 -4। तो पहला स्टेप समझ में आया, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करने को बोला था। अब आप देखिए, तो हमने पहला स्टेप कर लिया है, ड्रॉ अ नंबर लाइन। अगला है मार्क ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्वेश्चन आता है 1 यूनिट कब मानना होता है। अब आप देखिए, जब हमने अभी √2 को सॉल्व किया, जब हमने √2 को सॉल्व किया तो √2 1 और 2 के बीच में आता है, यानी कि जो ये ओ ए है वो कितना यूनिट लेना होगा 1 यूनिट। समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन होता है √5 वाला, तो अगर √5 वाला क्वेश्चन होता है, आपको पता है ना ये 2 और 3 के बीच में आएगा इसका आंसर, तो वहाँ लेते हैं मार्क ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट, जैसा कि हमने देखिए ऐसा किया है पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो यानी कि अब मुझे ओ ए मार्क करना है, तो मैं ओ ए मार्क करूँगा इसमें। तो ये है मेरा ओ और ये है मेरे लिए ए, और देखो ये ओ ए कितना है 1 यूनिट है। तो आई होप स्टेप 2 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट सच दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए। कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से बी में, और उसके लिए 2 कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और ध्यान रहे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब देखिए, मैंने यहाँ पे इसको 4 पे रख दिया, अगर तो 4 से 3 पे चले जाऊँगा। ये जो लाइन है 1 सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 1 सेंटीमीटर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, इसके 90 डिग्री का एंगल है। चलिए, यही तो हमसे बोला था। इसका नाम ओ ए था और इसका नाम हो गया है ए बी। ये जो ए बी है, ये ए बी कितना है 1 यूनिट, और ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। आगे लिखा है मार्क ओ बी, आपको ओ से बी को मिला देना है। तो मैंने ओ से ये बी को मिला दिया यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ट्राइंगल बन चुका है। मैं उस ट्राइंगल को यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है ना ये ओ था, और फिर यहाँ पे ये ए था और ये बी। ठीक, ए बी कितना था 1 सेंटीमीटर, ओ ए बी कितना था 1। अब ये जो ओ बी है ना, ये ऐटोमेटिकली कितना आ चुका होगा √2 आ चुका होगा। देखिए कैसे, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर मुझे पता है 1, प्लस बेस कितना है 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2। अब ये जो स्क्वायर है वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई √2। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि ये वाली लाइन ओ बी कितना है एक्चुअल में, ये हाइपोटेनियस ओ बी ही तो है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ बी आ चुका है √2। ओ बी कितना आ चुका है √2। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये कंपास, ठीक है, कंपास की खास बात क्या होती है कि इसे हम बोलते हैं अपना सेंटर, और जो पेंसिल की निब है और जो इसकी निब है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा रेडियस होता है। जैसे आप देखिए, मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने ये लिया, एक सर्किल बनाया, आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ पे होगी, वही डिस्टेंस मतलब हर जगह पे होगी, हर एक पॉइंट पे। तो सर्कल की खास बात क्या होती है कि उसकी सारी रेडियस इक्वल होती है। तो जो अगला स्टेप है यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया ओ बी, मार्क ओ बी, और ओ बी कितना आ चुका है √2। नाउ स्टेप 4 देखते हैं।
यूजिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क। आर्क की स्पेलिंग ARC आर्क। यानी कि अब मुझे क्या करना है, आप ध्यान से सुनना। आपको ओ को क्या मानना है, अपना रेडियस, और इस ओ को मानना है सेंटर। देखो मैंने सेंटर मान लिया। और इस ओ बी को क्या मानना है, ओ बी को मानना है अपना रेडियस। मैंने बिल्कुल ही सही से रख दिया है वहाँ पे। अब देखो एक आर्क खींचो। मतलब मुझे कोशिश ये करनी है ना कि ये आर्क लाइन पे पड़ जाए, जो मैंने लाइन बनाई है। देखो आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको पता है ना कि यहाँ पे ये सेंटर था और ये रेडियस है। और रेडियस की खास बात क्या होती है कि वो इक्वल होगी, मतलब ये भी ओ बी होगा, ये भी √2 होगा, तो ये वाला पार्ट भी तो √2 होगा। ये वाला पार्ट देखो जिसमें मैंने पेंसिल चलाई है ये, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है। जैसे मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे अगर √2 है तो यहाँ पे भी √2 होगा, यहाँ पे भी √2 होगा। ऑल रेडियस इन द सर्कल्स आर इक्वल। तो जितना ओ बी है उतना ही ओ सी होगा। देखो मैं इसको सी बोल देता हूँ। जितना ओ बी है उतना ही ओ सी होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है एक सर्कल की। अब ये जो सी है वो हमारा देखो नंबर लाइन पे आ चुका है, तो इस सी से हम एक पॉइंट आउट कर देंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाके, और यहाँ पे एरो बना के लिख देंगे कि यही हमारा √2 है। और आप नोटिस करो जो √2 है ना, वो 1 और 2 के बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार यहाँ देख लेते हैं इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है, ये इसका देखिए प्रॉपर आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, द आर्क कर्व्स नंबर लाइन एट सी। और सी है कहाँ, ये रहा सी, और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। तो आई होप √2 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है √2 के बाद √3 कैसे करेंगे। ठीक है, तो √3 के लिए देखते हैं, आइए। तो अगला क्वेश्चन √3, लोकेट √3। √3 पता है कब होगा, जब आपको पहले √2 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं स्टेप 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मार्क ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी भी देखिए हमने ओ ए को कितना माना, 1 यूनिट। क्यों माना, क्योंकि आप देखिए कि जो √3 है, जो √3 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो √3 है वो √1 और √4 के बीच में आता है। मानते हैं आप ये बात। अब √1 कितना होता है, 1, √4 कितना होता है, 2, यानी कि √3 भी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो पहले हमें √2 निकालना पड़ेगा, फिर हम जाके क्या निकालेंगे, √3। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। मैं आपको ना यही वाला दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे ओ ए कितना माना था, ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट माना था। अगला, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट सच दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए। सेम जो ऊपर पड़ा वही, ड्रॉ ए बी, जो ये ए बी है 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये इसके परपेंडिकुलर भी है। मार्क ओ बी, ये ओ बी को मार्क करना है। और अभी अभी आपको पता है ओ बी कितना आएगा, √2। तो ओ बी √2 आ गया। इसके बाद आगे चल के क्या करना है, आप देखो यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, स्टेप नंबर 4 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, इनकी पिटाई करूँगा मैं। चलिए यहाँ देखिए आप कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ओ बी है ये कितना था, √2 था। अब एक स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ इनकी कॉपी में। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप 4। ठीक है, इनकी कॉपी में यहीं पे लिख देते हैं स्टेप 4। तो जो स्टेप 4 है उसमें ये आएगा कि ड्रॉ बी डी इज इक्वल टू 1 यूनिट सच दैट, वो जो बी डी हो वो परपेंडिकुलर हो ओ बी के। मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, क्या हो रहा है, अब हम ये बोल रहे हैं कि इसी में, इसी ओ बी से आगे, ये जो ओ बी बनाया ना यहाँ पे देखिए ओ बी, इसी में 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, बस वो इसके परपेंडिकुलर हो। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये
मैंने 5 पे रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो मैं 5 से 4 पे जाऊँगा। ये 5 से 4 यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये जो बी डी है, जो बी डी है ये पहली बात तो 1 यूनिट है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ये डायग्राम थोड़ा अजीब दिखेगा बट यही सही है। मैं ना इसको हाईलाइट करने के लिए अभी पेन से बना देता हूँ। ये मेरा ओ बी है और ये मेरा डी बी है, डी बी। और आप मुझे बताइए ओ बी कितना है, √2। इसको ना मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखना आप ये कितना है मेरा √2 और ये है कौन, ओ और बी। बी डी कितना है, बी डी बी डी बी डी है 1 और ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कौन होगी हमारी, गुड, ये हमारी हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस। तो देखते हैं हाइपोटेनियस कितनी आएगी। आपको पता है ऑटोमेटिकली ये कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √3। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के ठीक सामने, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √2। अब 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 3, ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट। तो आप देखो हाइपोटेनियस कितनी आ गई, √3। और ये एक्चुअल में कौन है आपको पता है, ओ डी है। ये ओ डी है, देखिए हाइपोटेनियस कौन है, 90 डिग्री के ठीक सामने ओ डी। चलिए तो मैं क्या करूँगा, इस बार ओ को मानूंगा अपना सेंटर और ओ डी को मानूंगा अपनी रेडियस। तो ओ डी है मेरी इस बार रेडियस और एक आर्क खींच लेंगे। तो आपने नोट किया कि जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसको लाइन को यहाँ से मैच करवा दूँगा। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारी √3 की, आपको दिख रही है। ये वाली लाइन √2 की थी और ये वाली लाइन √3 की है। तो आई होप मैंने आपको इसी में √2 और √3 समझा दिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं √5 वाला। ठीक, अच्छा अभी ना आपको बहुत डाउट ना हो इसलिए ना अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ √5 वाला वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर पाऊँगा। अब आप देखना ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, बहुत कम टाइम लूँगा, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास अभी क्वेश्चन है √5, तो मुझे ये पता है कि जो √5 है ना वो 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक अपनी नंबर लाइन। तो ये हम बना रहे हैं नंबर लाइन। ठीक, तो मैंने यहाँ पे मान लिया है अपना सेंटर ओ, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। तो ये मेरा नंबर लाइन बन चुका है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ये जो नंबर है 2 और 3 के बीच में है, तो इस बार आप जो ओ ए है उसको पहले से ही कितना मानेंगे 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ओ ए माना 2 सेंटीमीटर। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये यानी कि मैंने इसको नाम दिया था ओ और ए, और ये ए बी है, और जो ये ए बी है ये कितना है 1। अब ये जो लाइन खींचेंगे हम, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ये ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप देखना कैसे, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है ओ बी, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितनी है हमारी, ये बेस कितना है 2। तो आप देखना ओ बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओ बी का स्क्वायर
ठीक, 1+4 = 5। OB ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो OB है ये √5 है। तो अब हम क्या करेंगे, O को मानेंगे अपना सेंटर, O को मानेंगे अपना सेंटर, और यहाँ से हम OB को मानेंगे अपना रेडियस और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पे ये आर्क नंबर लाइन को कट करेगा वही हमारा आंसर होगा। मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट C। तो यही C पॉइंट मेरा √5 है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि जितना OB होता है उतना ही OC होता है। तो आई होप आपको √5 समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके स्टेप्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसके स्टेप्स दिखा देता हूँ। ठीक है, √5 के देखिए यहाँ पर हमने इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, √5 के स्टेप्स, और ये इसका प्रॉपर आंसर है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे √6 पूछा हो तब हम क्या करेंगे। तो आप मेरी एक बात सुनिए कि जैसे हमने ना जैसे √6 बताना है, तो √6 बताने के लिए पहले क्या बताना पड़ेगा, √5 बताना पड़ेगा। तो √5 तो आप मानते ना ये OB है, OB √5 है। तो अब 1 सेंटीमीटर की लाइन इसी से आगे से ड्रॉ होगी। 1 सेंटीमीटर की लाइन मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये तो देखा आपने, मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, और वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो आंसर है ये पता है हमें क्या देगा, √6 देगा। ये जो लाइन थी ये हमें क्या दे रही थी, √5। ये लाइन हमें क्या दे रही है आंसर, √6। मतलब अगर मैं एक आर्क खींचूँ तो √6 निकल जाएगा। चलिए मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसी में ये मेरा सेंटर था और ये मेरी लाइन है यहाँ पे जा रही थी ये। तो ये हमें √6 का आंसर मिल चुका है। ठीक, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √6। अब मान लेते हैं आप बोलो आपको √7 निकालना है, तो √7 निकालने के लिए पहले √5 निकालना पड़ेगा, फिर √6 निकालना पड़ेगा, तब जाके आप √7 निकाल पाएंगे। कैसे निकलेगा, ये लाइन आपको पता है ना √6 की है, इसी में 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो सच दैट वो इसके परपेंडिकुलर हो। देखो ये है 7 पे, मैं इसको 7 से 6 पे लेके जाऊँगा। ये 7 से 6 पे लेके गया, मतलब ये लाइन ऐसी है जो 90 डिग्री भी बना रही है और 1 भी है। तो आप मुझे बताइए, ये वाली लाइन है √6, ये वाली लाइन है 1, तो ये लाइन क्या आएगी, वेरी गुड, √7 आएगी। तो मैं इस लाइन को इस लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है √7 का आंसर देगी हमें। चलिए मैं इसको एक बार बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक, ठीक है, ये जो लाइन हमने बनाई ये लाइन √7 की लाइन, और ऐसे ही करके हम आगे √8 भी बना सकते हैं। तो आई होप मैं आपको ये चीज़ें समझा पाया कि कैसे लोकेट करते हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।